Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Hi guys, I welcome you all to a new episode of Investing. अभी विंटर्स का सीजन चल रहा है ना? कैमरा के उधर वाले लोगों से पूछ रही हूँ, विंटर्स का सीजन चल रहा है ना? नहीं? तो अच्छा, शादियों का सीजन चल रहा है। अरे नहीं यार, आईपीओ का सीजन चल रहा है। आईपीओ ले लो, आईपीओ ले लो। अरे यार रुक जा भाई, रुक जा, ऐसे नहीं लेना है आईपीओ। तो कैसे लेना है आईपीओ? इस वीडियो को एंड तक देख के। अभी रिसेंटली बहुत सारे आईपीओज लॉन्च हुए हैं और आगे अभी और आईपीओज भी लॉन्च होने वाले हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग इसके बारे में बहुत एक्साइटेड होंगे। लेकिन किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले या कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे होती है, ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, पहली बार किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, उसे बोलते हैं आईपीओ। एक कंपनी है, दो लोगों ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट की। इन्होंने इसमें सबसे पहले अपने पैसे इन्वेस्ट किए, लेट से 50-50 हजार रुपए। अब इनको अपना बिजनेस और एक्सपैंड करना है, तो ये अपनी फैमिली और फ्रेंड से पैसे ले सकते हैं या फिर बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन भी ले लिया। और कहाँ से फंडिंग हो सकती है? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स से भी फंडिंग कर ली। ये कुछ सालों का प्रोसेस है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। आप किसी कंपनी को बहुत बड़े स्केल पे एक्सपैंड करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। और बहुत ज्यादा पैसा आएगा कहाँ से? पब्लिक से। लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर किसी कंपनी को पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है, पब्लिक में शेयर्स इशू करने हैं, तो उसे प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कराना होगा और किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा। तभी एक कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकती है और बदले में लोगों को अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकती है, ओनरशिप दे सकती है। कोई कंपनी आईपीओ इशू क्यों करती है, वो पब्लिक क्यों जाती है? उसका एक रीजन तो ये हो गया कि उस कंपनी को एक्सपैंड करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, या फिर उस कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा है जिसकी वजह से वो बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रही। तो लॉस चुकाने के लिए भी कंपनीज आईपीओ इशू करती हैं। आईपीओ अलॉटमेंट का प्रोसेस समझने से पहले हम आईपीओ इन्वेस्टर्स की कैटेगरी को समझेंगे कि कौन कौन से लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। 3 टाइप के लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 1, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIBs। ये कौन होते हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स। ये बहुत बड़ा अमाउंट आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ में हर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। QIBs के लिए मैक्सिमम 50% कोटा रिजर्व किया जा सकता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी 10,000 करोड़ का आईपीओ लॉन्च कर रही है, तो वो उसमें से 5,000 करोड़ तक की अलॉटमेंट QIBs के लिए रिजर्व कर सकती है। ये मैक्सिमम लिमिट है। नंबर 2, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और HNIs। HNIs मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इस कैटेगरी में आते हैं इंडिविजुअल्स, NRIs, HUF, ट्रस्ट एटसेट्रा, जिनकी हाई नेटवर्थ है, मतलब वो लोग जो 2 लाख से ज्यादा की बिड लगाते हैं। आईपीओ का 15% इस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। नंबर 3, रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं नॉर्मल पब्लिक, जो 2 लाख से कम की बिड लगाते हैं। अगर आप 2 लाख से ज्यादा की बिड लगाते हो तो आप सेकंड कैटेगरी में आओगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वाली कैटेगरी में। अगर आप 2 लाख से कम की बिड लगाते हो तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आओगे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ का मिनिमम 35% कोटा रिजर्व्ड है। मतलब अगर कोई कंपनी आईपीओ निकालती है तो उसे उस आईपीओ के कम से कम 35% शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को कंपल्सरीली अलॉट करने ही पड़ेंगे। आप देखते हैं आईपीओ में शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होती है। आईपीओ जब निकलता है तो वो लॉट्स में इशू होता है। आप अपनी मर्जी के नंबर ऑफ शेयर्स नहीं खरीद सकते। कंपनी एक लॉट साइज डिसाइड करती है और एक लॉट में कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं
और आप लॉट्स में ही खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके एक शेयर का प्राइस है 500 रुपये और एक लॉट का साइज है 30 शेयर्स, तो कंपनी के एक लॉट का प्राइस हो गया 15,000 रुपीज़। आईपीओ में पैसे लगाने के लिए आपको कम से कम एक लॉट लेना पड़ेगा। एक लॉट 15,000 का है, तो अगर आपको इस कंपनी का आईपीओ लेना है तो मिनिमम 15,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। 1 से 13 लॉट्स तक अगर आप बिड करते हो, 13 लॉट्स का प्राइस कितना हुआ? 13 × 30 × 500 इज इक्वल्स टू 1,95,000, जो कि 2 लाख से कम है, तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आओगे। अगर आप 13 लॉट से ज़्यादा की बिड लगाते हो, लेट्स से 14 लॉट्स की बिड आपने लगाई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ज़्यादा की हो गई। 14 × 30 × 500 इज इक्वल्स टू 2,10,000, तो आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कैटेगरी में आओगे। जब किसी कंपनी के पास जितने शेयर्स वो इशू कर रही है उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाए, उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे केस में कंपनी शेयर्स अलॉट कैसे करती है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से ये कंपनी है, इस कंपनी ने डिसाइड किया कि ये 10 लाख शेयर्स आईपीओ के थ्रू इशू करेंगे। एक शेयर का प्राइस है 50 रुपये और इनके एक लॉट में 20 शेयर्स आते हैं। 20 शेयर्स का एक लॉट हो गया, इसमें से 35% इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व कर दिए। 35% यानी कि 17,500 लॉट्स। अगर 17,500 लॉट्स की एप्लीकेशंस इस कंपनी के पास आती हैं तो ये 17,500 लॉट्स सबको अलॉट करेंगे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की इनके पास एप्लीकेशंस आ गई डबल, 35,000 लॉट्स की एप्लीकेशंस इनके पास आ गई। इस केस में पहले सभी इन्वेस्टर्स को एक एक लॉट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ लॉट्स बचते हैं तो उन्हें जिन लोगों ने एक से ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई किया था उन सब में प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाएगा। अगर इस कंपनी के पास 17,500 लॉट्स से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती है, 5 गुना या 10 गुना ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती है, जिसमें सबको एक एक लॉट अलॉट करना भी पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में लॉटरी बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। और चाहे आपने कितने भी लॉट्स के लिए अप्लाई क्यों ना किया हो, एक पर्सन को सिर्फ एक ही लॉट अलॉट किया जाएगा। जब कोई आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो शेयर्स के अलॉट होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको शेयर्स अलॉट होंगे या नहीं, ये आपके लक पे डिपेंड कर। ये तो हो गई रिटेल इन्वेस्टर्स की बात। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कैटेगरी में शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होती है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि वो लोग जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा की बिड लगाई है। HNIs को ओवर सब्सक्रिप्शन की केस में शेयर्स की अलॉटमेंट होती है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, यानी कि आपने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको डिवाइड कर दो HNI कैटेगरी में टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई हैं और मल्टीप्लाई कर दो कंपनी को मैक्सिमम कितनी अलॉटमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अपने वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। 10 लाख शेयर्स इशू करने हैं, एक शेयर 50 रुपये का है और एक लॉट में 20 शेयर्स आते हैं। लेट्स से 15% HNI कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया। मैक्सिमम 7,500 लॉट्स ये कंपनी HNI कैटेगरी को अलॉट कर सकती है। लेकिन एप्लीकेशन आ गई 25,000 लॉट्स की और आपने अप्लाई किया है लेट्स से 150 लॉट्स के लिए, तो आपको कितने शेयर्स अलॉट होंगे? 1.5 लाख शेयर्स यानी कि 7,500 लॉट्स डिवाइडेड बाय 5 लाख शेयर्स यानी कि 2,500 लॉट्स मल्टीप्लाइड बाय 3,000 शेयर्स यानी कि 150 लॉट्स इज इक्वल्स टू 900 शेयर्स। एक लॉट में 20 शेयर्स, मतलब अगर आप 150 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ 45 लॉट्स अलॉट। आपने आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया, अब 1 वीक के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके घर से ही अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो वो आपकी ऐप पे शो करेगा, अगर नहीं होती है तो भी वो आपको ऐप में दिखाई देगा और आपको मेल भी आ जाएगा। उसके बाद 3 से 6 दिन में वो आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में एक शेयर का प्राइस था 50 रुपये। हो सकता है कि जब ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो तो वो 100 रुपये का लिस्ट हो जाए। तो अगर आपने 17,500 का एक लॉट लिया था तो 10 दिन के अंदर अंदर वो 35,000 का हो जाएगा। इसे बोलते हैं लिस्टिंग गेन। और अच्छी कंपनीज में ऐसा होता है, शेयर्स ज़्यादा प्राइस पे लिस्ट होते हैं। और अच्छी कंपनीज कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से, उस कंपनी की डिटेल्ड रिसर्च करने से।
और ऐसा नहीं है कि हमेशा ज़्यादा प्राइस में ही शेयर्स लिस्ट होते हैं, बहुत सारे आईपीओस इशू प्राइस से कम में भी लिस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं स्पेक्यूलेटर्स जो ये लिस्टिंग गेन लेके प्रॉफिट लेके शेयर्स को बेच के निकल जाते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स जो ये सोचते हैं कि हमें एक अच्छी कंपनी के शेयर सही प्राइस पे मिल गए तो ये लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं। अब बात आती है कि क्या हमें लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए या लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपने कंपनी का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया है, प्रॉपर रिसर्च की है, फंडामेंटल्स देखे हैं, मैनेजमेंट के बारे में सर्च किया है और सभी पैरामीटर्स में वो कंपनी अच्छी है, तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बाकी इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड योर गोल्स कि आपको 2, 3, 5 गुना पैसा बढ़ा के एग्जिट ले लेना है या लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है। लेकिन अगर आईपीओ इशू प्राइस से कम में लिस्ट हो जाता है तो स्पेक्यूलेटर्स को लॉस भी हो सकता है। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।